मैं तो कहता हूं अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप बड़े दिल से उसको इग्नोर करें। हम ब्लास्फेमी नहीं करते, हम हिंदू गॉड्स के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, वो भी बुरी बात है, हिंदुओं को तो अच्छी नहीं लगती होगी। हम अपने जो माइनर सेक्ट हैं उनको भी नहीं मानते कि इनका ईमान गलत है। एक ग्रुप को तो हमने गैर मुस्लिम भी करार दे दिया, तो वो फोबिया ही है ना। उन्होंने ड्यूटी फ्री कहा है कि आप अपने आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी होते हुए आप क्या कर रहे हैं? फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल रहे हैं, इस्लामोफोबिया का आप कहते हैं हम दुनिया के अंदर पता नहीं रेजोल्यूशन ले आएंगे और ब्लास्फेमी लॉ जो है वो सारी दुनिया में आ जाएगी। भाई कैसी ब्लास्फेमी? हम सारे ब्लास्फेम नहीं करते क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जब हम कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट वाज नॉट द सन ऑफ गॉड बट फ्रॉम द क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू ही वाज। डगर से दूर बहुत पुराने हो गए थे और जियाउल हक के दौर में तो और भी बेहुदा किस्म की ना एक्सट्रीमिज्म हमने अपना ली जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक्सट्रीमिज्म और नफरत का फलसफा तो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद है यार। ये यहां से हम शुरू करें। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हमारे पाँव में, हमारे कदमों में वो पत्थर आ गया है, जिससे हमें ठोकर लगने का खतरा था। एक पत्थर यूरोपीय यूनियन की रेजोल्यूशन करारदाद है जो पाकिस्तान के खिलाफ आई है, और दूसरा पत्थर सऊदी अरब से हमारी राह में आया। हमारे कदम चलते चलते रुक गए हैं। हमारे पॉलिसी साज के जहन परेशान हो गए हैं कि सऊदी अरब ने क्या किया। सऊदी अरब में कायम स्कूल में महाभारत रामायण पढ़ानी शुरू कर दी है। इन दोनों मामलात का, इन दोनों पत्थरों का आपस में गहरा ताल्लुक है। हमारे पॉलिसी साजों ने 72 सालों में और ख़ास तौर पर जनरल ज़ियाउल हक के दौर के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के सिलेबस में इंतहा पसंदी, हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ नफ़रत, हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पढ़ाने की इस कदर कोशिशें की। ख़ास तौर पर बच्चों के जहनों में ये उंडेला गया, ये डाला गया कि हिंदू बुरे होते हैं। इससे क्या हुआ? पाकिस्तानी माशरे में, हमारे माशरे में इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज़म बढ़ गई और इसका नतीजा हमारे सामने यूरोपीय यूनियन की रेजोल्यूशन करारदाद की सूरत में आया है। सऊदी अरब ने यह क्या किया और यूरोपीय यूनियन की ये करारदाद क्यों आई? इससे पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान को कैसे बचा सकती है? इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आइए उनसे बात करते हैं। जनाब डॉक्टर साहब, आदाब। आदाब जी, कैसे हैं आप जी पीरजादा बेहतरीन। साहब? जी खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी बिल्कुल खैरियत से, सब ठीक है। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। आपकी मेहरबानी, सब ठीक है। आप तो अब बैठे हुए हैं ठंडी हवाओं में पाकिस्तान से दूर, लेकिन ये मुल्क भी उतना ही आपका है जितना हमारा है। यहाँ बेशक। आपने कई साल आया लाहौर में, पाकिस्तान में, तो लेकिन जो आपकी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान में ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाए जो जनरल ज़ियाउल हक के नजरियात से पाक हो, और ऐसा सिलेबस हो जो पार्टीशन से पहले जब एक धरती हुआ करती थी तो हम स्कूलों में, किताबों में हमारे बड़े, आपके बड़े पढ़ा करते थे। तो इसी हवाले से डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि जिस डगर पे हम चल रहे थे, यानी कि सऊदी अरब की डगर पे, उसके रास्ते पे हमें बताया जा रहा था कि जो अरब है वहीं से हम आए हैं, हिंदुस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हिंदू तो बुरे होते हैं, हिंदुस्तान भी बुरा है, तो हमें अरब का रास्ता अपनाना चाहिए। तो अरब से अब खबरें ये आ रही हैं, सऊदी अरब से, कि वहां के स्कूल में, वहां के निसाब में महाभारत को सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया है। जो कि अब इस हवाले से आपने भी ये खबर सुनी होगी। तो डॉक्टर साहब, ये चमत्कार है या फिर ये पाकिस्तानियों के साथ
और जुल्म हुआ है, ये क्या हुआ एकदम से सऊदी अरब को उन्होंने हमें निशाना बनाया है, या फिर वो अब जो उनकी पुरानी रवायात थी, फरसुदा रवायात थी, उनसे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप कहते हैं इस सवाल? देखिए, ये जो नई हुकूमत आई है सऊदी अरेबिया में, कुछ देर से वो इस किस्म की तब्दीलियों का ऐलान करते आए हैं। मसलन कि टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे, इस पे बात हो रही थी, और वहाँ पे जो बीचेस हैं वहाँ पे भी लोग फ्री एक्सेस करेंगे। तो ये जो नई हुकूमत है सऊदी अरेबिया में, उसने ये रियलाइज कर लिया है कि देखे सऊदी अरेबिया इतना बड़ा मुल्क है और वहाँ पे हमारी ज़ीरो इनकम है किसी और ज़रिए के सिवाय ऑयल के, और दुबई, अबू धाबी, ये छोटे छोटे जो वहाँ वो कितनी बड़ी मरकज बन गए हैं सारी दुनिया के इकट्ठे होने का। तो ये सब उनका इंटरनल एक्सपीरियंस है। फिर हिंदुस्तान के साथ मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया के और बाकी अरब मुमालिक के जो है ना बिजनेस रिलेशंस भी बहुत डेवलप हो चुके हुए हैं। इन हालात में जो पुरानी वहाबी आइडियोलॉजी थी, जिसमें तो कोई भी गुंजाइश नहीं थी सिवाय मिलिटेंट मोनोथिज्म। मिलिटेंट मोनोथिज्म का मतलब ये है कि सिवाय अल्लाह के आप किसी और के साथ अपना वर्शिप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो उसमें तो सूफी इस्लाम पे भी एक तनकीद होती थी, शिया सोच पे भी तनकीद थी, और मेन स्ट्रीम सुन्नी जो है उस पे भी तनकीद थी। और वो बड़ा एक कट्टर किस्म का, क्या कहते हैं, अहले हदीस किस्म की सोच, कुरान और हदीस के अलावा कोई और चीज को, जो चार सुन्नियों के इमाम हैं उनमें से इमाम हम्बल को वो मानते थे, लेकिन अपने सिलेक्ट तरीके के साथ। लेकिन ये सारी सोच ने सऊदी अरेबिया को आइसोलेट करके रख दिया था। ऑयल इनकम हमेशा के लिए नहीं है, और उन्होंने अगर आने वाले 25-50 साल में कायम रहना है तो उनको भी सारी दुनिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो कोई पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के, ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये उनकी इंटरनल नीड है। सऊदी अरेबिया की महल इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा है। ये चंद महल आज से जब अगस्त 2020 में जब ये बालाकोट हुआ है मेरे ख्याल से, तो तब भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुक बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब उसका असर हम पे हो रहा है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए, जनूबी एशिया का होते हुए, हाँ जी, हम अपने आप को सऊदी अरेबिया की इमिटेशन में ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब मसला ये हो गया है कि उन्होंने तो अपनी तर्ज बदल दी है, तो अब हमारे पास क्या चॉइसेस हैं? मेरे ख्याल से, जैसे आपने कहा है, पार्टीशन से पहले जो नैरेटिव था ना, उसके अंदर मुसलमान रूलर्स का, मुसलमानों का भी हक एक माना जाता था, और जो मुस्लिम पीरियड से पहले जिसे हिंदू पीरियड कहा जाता है, अगर हम कह सकते हैं, तो उस जमाने के भी जो बड़े बड़े जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उनका जिक्र होता था। तो महाभारत और रामायण जो हैं ये हिंदू एपिक्स हैं, जिसमें क्या कहते हैं, सच और झूठ का जो झगड़ा है ना वो चल रहा है। और सारी दुनिया के अंदर जो है मसला तो यही है ना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, यानी व्हाट इज गुड एंड, नहीं, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये कहना चाहिए, सच्चा झूठे के बजाय व्हाट इज गुड एंड बैड। तो रामायण के अंदर जो मुझे समझ आती है वो यही है कि बीइंग गुड इज बेटर देन बीइंग बैड। महाभारत की जंग भी कुछ इसी तरीके से जीती गई, हारी गई, ठीक है। तो उसको वापस अगर वो अरब लेके आ रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां हरियाणा से आए थे वहां पे तो कोक शास्त्र है ना, जहां पे ये महाभारत की ग्रेट वॉर हुई थी, क्यों जी, उसी इलाके की
ये स्टोरी है, तो ये तो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के पास की स्टोरी है, जिसको अगर हम देखें, मेन बात है कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी अच्छाइयों का जिक्र जरूर करें, अपने जो खिदमात हैं उनका जिक्र जरूर करें, लेकिन दूसरे को रन डाउन करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला जो कंट्रास्ट वाली सियासत थी ना, ये अब पिट चुकी हुई है। लिहाजा अगर पाकिस्तान का निसाब जो है उसके अंदर से इस किस्म की चीजें निकाल दी जाएं, तो बाकी तो हमारी जो हिस्ट्री है वो शेयर्ड ही है। फ्रीडम स्ट्रगल में भी हमारी शेयर्ड कई बातें हैं जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं होता। जलियांवाला बाग का कभी जिक्र नहीं होता यहाँ पे भगत सिंह पे कोई बात हुई थी तो उस पर फिर वो गोल चक्कर उनके नाम पे बनना था, वो नहीं बन सका। ये तो रिसेंट बातें हैं ना। तो ये सारी जो है ना सैनिटाइज्ड हिस्ट्री, इसका कोई फायदा नहीं है। जो हमारी जॉइंट हिस्ट्री है वो आप उसका भी जिक्र करें। और हम एक अलग मुल्क हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान बन चुका हुआ है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ के लोग अपनी शख्सियत को मानते हैं। कोई हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता और ना ही इंडिया वापस इस इलाके को लेना चाहता है। लिहाजा जो मॉडल अब चलेगा ना आगे, वो यही है यूरोपियन यूनियन जैसा, कि 2, 3, 4, 5 जो मुल्क हैं जिन्हें सार्क का मेंबर कहा जाता है, महज 7 मेंबर्स हैं, वो अपनी शख्सियत भी कायम रखें, अपनी सॉवरेंटी भी कायम रखें और आने जाने का जो है ना आसानी हो, टूरिज्म हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च कोऑपरेशन हो। ये है आगे बढ़ने का तरीका। इलाकाई शख्सियत बना के साउथ एशिया की आप आगे बढ़े। ठीक है, आपने बहुत डिटेल के साथ रोशनी डाली। प्रोफेसर साहब, ये भी जरा बता दीजिएगा कि जब कोई मुल्क अपनी पॉलिसी बनाता है तो क्या उसमें फॉरेन पॉलिसी में और इंटरनल अपनी पॉलिसी में और सिलेबस में जो आम लोगों के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं उसमें क्या सिर्फ ये देखा जाता है कि मजहब क्या कहता है, या फिर हमें दुनिया के मुताबिक अपनी पॉलिसियां बनानी चाहिए और ऐसी बनानी चाहिए जो इंसानियत पे कायम हो? देखें जी, सारी दुनिया के अंदर मजहब के ऊपर भी सियासत हुई, अपना नस्ल के ऊपर भी हुई, लेकिन वो सारी सियासतें पिट गई हुई हैं। जिस आइडिया को लेके दुनिया आगे बढ़ी है वो है यूएन चार्टर 1945, जिसमें टेरिटोरियल स्टेट यूनिट है उस इंटरनेशनल सिस्टम का, और टेरिटोरियल स्टेट की जो है ना सॉवरेंटी और टेरिटरी वो इनवायलेबल है। यानी पाकिस्तान की जो शख्सियत है ना, इस पे कोई और आके तो अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकता। 2000 साल तक रोमन एम्पायर से शुरू करें, अलेक्जेंडर से शुरू करें, अरब ले आए, उनके अंदर महमूद गजनवी ले आए, मुगल ले आए, तब तो यह था कि जिसकी तलवार ज्यादा मजबूत है, जिसकी फाइटिंग टेक्निक, वो जाके जहां मर्जी हुकूमत अपनी कायम कर ले। वो दौर 45 यूएन चार्टर के बाद खत्म हो गया है। आप देखें इराक के ऊपर जब हमला किया प्रेसिडेंट बुश ने और ब्लेयर ने मिलके, तो सेक्रेटरी जनरल यूएन जो थे कोफी अन्नान ने उसे अनलॉफुल करार दिया है, और आज तक यूएन के चार्टर के रेजोल्यूशंस के मुताबिक उसकी लीगल वैलिडिटी कोई नहीं है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आज के दौर में जाके किसी और इलाके को ऑक्यूपाई कर लेना, उस पर हमला कर देना, वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। तो हमें भी यही चीज को मानना पड़ेगा। देखे ना, पाकिस्तान की सॉवरेंटी को दुनिया मानती तो है ना, इस पे कोई हमला तो नहीं हुआ। इत्तफाकन हमने 4 दफा इंडिया से जंग शुरू की कश्मीर को हासिल करने के लिए, उसमें हम बुरी तरह नाकाम हो गए। तो हकीकत पसंदी तो यही कहती है ना, ये इतना बड़ा मुल्क है, 220 मिलियन यहाँ पे लोग रहते हैं, उनके बेतहाशा मसाइल हैं, उनकी बेतहाशा उमंगे हैं,
उनकी बेतहाशा ख्वाहिशें हैं। कानून के दायरे में रहते हुए हक, सबको हक है खुश रहने का और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। इसलिए पाकिस्तान एक रियासत है, इसलिए नहीं कि आपने सारी दुनिया में इस्लाम फैलाना है और वहां पे आपने हाकमियत कायम करनी है। ये सब पुराने आइडियाज हैं। रोमन भी जब निकले थे तो दुनिया में यही सोच के निकले थे कि दे आर द बेस्ट। जब यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स आई तो उन्होंने भी वाइट मैन्स बर्डन का आइडिया लिया ना, कि हम दुनिया को जाके सिविलाइज करेंगे। और जब अरब आए तो उन्होंने भी कहा कि हम वो पैगाम लेके आ रहे हैं जो यानी सबसे अच्छा है। सब ने यही सोच लेके इंपीरियलिज्म की है। अब इंपीरियलिज्म के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम पाकिस्तान को नहीं चाहते कि कोई इसे आके ऑक्यूपाई करे, लेकिन हम अमन से अपने जो है इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। देखें, यूरोपियन यूनियन से बेहतर मॉडल क्या हो सकता है? ठीक है ना जी। यहाँ पे डॉक्टर साहब आपने यूरोपियन यूनियन का जिक्र किया तो मुझे रेजोल्यूशन याद आ गई है, अभी जो पास उन्होंने की यूरोपियन यूनियन ने इसी वीक में, और जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन डटकर उन्होंने पास की है। और उसमें जो आप बात जिक्र कर रहे हैं सारा के सिलेबस के हवाले से, रहन सहन के हवाले से, हमारी सोसाइटी के हवाले से, और जो सोच है हमारे हुक्मरानों की अब तक रही है कि बस यही है कि सियासत अपनाई जाए नफरत के नाम पर, मजहब के नाम पे, हिंदू को बुरा कहा जाए, हिंदुस्तान को बुरा कहा जाए, और इसी पे इलेक्शन भी जीते जाए और अपने लोगों के दिल भी जीते जाए। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हो गया, यूरोपियन यूनियन की जो भी रेजोल्यूशन है उसमें तो उन्होंने हमें डिक्लेयर कर दिया है कि आप एक इंतहा पसंद मुल्क हैं, एक्सट्रीमिस्ट आप लोग हैं, और यहाँ पर तो परवान चढ़ रही है एक्सट्रीमिज्म। तो डॉक्टर साहब, एक तरफ सऊदी अरब से भी ये बात आ रही कि वो भी एक लिबरल और सेकुलर मुल्क के करीब होता जा रहा है, और हम इससे दूर हो रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन की रेजोल्यूशन के बाद अब पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी मुआशरे क्या फर्क पड़ेगा, और हमें क्या अपने गिरबान पे नजर डालनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहाँ चले गए हैं और कहाँ जाना था? देखिए, हम डगर से दूर बहुत पुराने हो गए थे, और ज़ियाउल हक के दौर में तो और भी बेहुदा किस्म की ना एक्सट्रीमिज्म हमने अपना ली, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक्सट्रीमिज्म और नफरत का फलसफा तो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद है यार, ये यहां से हम शुरू करें। लेकिन वो ठीक था, उसके बाद दो मुल्क बन गए थे, और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल स्टेट के तरीके से देखें ना। मैं बार बार कहता हूं कि ये नफरत वाली साइकोलॉजी इंडिया में भी आई यहाँ, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी दोनों मुल्कों ने रिस्पेक्ट की है आज तक, इसलिए कि दोनों को फायदा उसके साथ। पाकिस्तान को ज्यादा है, 80% पानी वहां से आता है। तो निसाब में अगर हम हिंदुओं के खिलाफ लिखते रहते हैं तो 80% पानी वो हमें क्यों देते रहते हैं? क्योंकि दे आर बाउंड बाय ए ट्रीटी। देखे, इंडिया जो भी है ना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह समझता है। इसका फुकदान है हमारी सोच के अंदर, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। अब वो सारी चीजें गले पड़ गई हैं। और देखे, मैंने महल 691 मेंबर्स हैं उसके यूरोपियन पार्लियामेंट के, 662 ने उसके हक में दिया वोट, 3 ने खिलाफ दिया, एंड 23 एब्सटेंशंस। इससे ज्यादा भारी सपोर्ट के साथ कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, जिसमें 2014 में उन्होंने पाकिस्तान को GSP प्लस, जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, एक स्कीम है जिसके तहत डेवलपिंग मुल्कों को जिनकी इकोनॉमी कमजोर है, उन्होंने ड्यूटी फ्री कहा है कि आप अपने आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी होते हुए आप क्या कर रहे हैं? फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल रहे हैं। इस्लामोफोबिया का आप कहते हैं हम दुनिया के अंदर पता नहीं रेजोल्यूशन ले आएंगे और ब्लास्फेमी लॉ जो है वो सारी दुनिया में आ जाएगी। भाई, कैसी ब्लास्फेमी?
हम सारे ब्लास्फेम नहीं करते क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जब हम कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट वाज नॉट द सन ऑफ गॉड बट फ्रॉम द क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू ही वाज। तो 20 मिलियन जो मुसलमान यूरोप में रहते हैं उन पे इल्जाम नहीं लग सकता कि यू आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ ब्लास्फेमी बाय डिनाइंग जीसस हिज स्टेटस एज द सन ऑफ गॉड। लेकिन बाकी दुनिया पागल तो नहीं ना है, उन्होंने वो पुरानी सोच खत्म कर दी हुई है। वो जमहूरियत की बुनियाद पे यूरोपियन यूनियन बनी है, वहां पे इतनी मसाजिद हैं हमारे। कई मैंने बताया ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग जो हैं वो तो बहुत सीनियर मिनिस्टर पोजीशंस पे आ रहे थे। एक का तो चांस था कि शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन वो जो थी थेरेसा मे के ग्रुप का था तो वो ग्रुप फॉल कर गया तो उसका चांस नहीं बना। तो इस तरह यानी स्वीडन के अंदर से मैं जानता हूं कुर्द और तुर्क मुसलमान जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ की पार्टीज की सपोर्ट की वजह से दुनिया बदल गई है। आपके मजहब में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी इंसानियत में और आप कानून को किस तरह मानते हैं, लीगली अपनी जिंदगी गुजारते हैं, यू आर वेलकम। यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में लोग प्रोफेसर हैं जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से आए हुए हैं। हाँ जी, कैसे वो उनको पोजीशंस मिल गई? अपनी काबिलियत की वजह से। बड़ी बड़ी बिजनेसेस के मालिक हैं यार, मैं जानता हूं पाकिस्तानी यहाँ 4-4 कारें रखी हुई हैं, 2-2 विला हैं, समर हाउसेज हैं। तो यहाँ पे तो मौज है इनकी सारों की। 20 मिलियन तकरीबन है। जो आप एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के सपोर्टर बन जाते हैं, इस्लामोफोबिया, देयर इज नो इस्लामोफोबिया। अगर इस्लामोफोबिया है तो उसका ओरिजिन है 9/11 के टेररिस्ट अटैक। उसके बाद लंदन में हुए अटैक, मद्रिड के अंदर हुए, और मेरे ख्याल से शायद कई और मुल्कों में हुआ। स्टॉकहोम के अंदर हो चुका है 2 दफा, एक तो आज से 2 साल पहले और 2012 में भी हुआ था। बम चलाए थे इन्होंने फॉर नो रीजन, हालांकि स्वीडन एक पीसफुल मुल्क है। तो तब से अगर आप टेररिस्टों से लोग डर, टेररिस्टों से डर के अगर आप कहें कि कोई थोड़ी इस्लामोफोबिया है तो वो तो ठीक है, लेकिन इस्लामोफोबिया तो तब होगी ना कि 20 मिलियन मुसलमानों को वो अटैक करना शुरू कर दें। कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये जो हमारी हुकूमत है ना, इसने, देखे आपने पूछा था कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल पॉलिसी में क्या कनेक्शन है। हमारा शुरू होता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी नहीं, स्ट्रीट पॉलिटिक्स से हम लेके आए हैं। ये जो होते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग, उनके स्लोगन्स लेके हमने उसे इंटरनेशनल अपना डोमेस्टिक इंटरनल पॉलिटिक्स बना दिया, उसी को फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना दिया। हम अब दुनिया के अंदर ब्लास्फेमी और पता नहीं इस्लामोफोबिया के रेजोल्यूशन ला रहे हैं। तो वो सारा नजर आ गया ना कि दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी। एंड रिमेंबर, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी मार्केट थी यूरोपियन यूनियन, एंड आई होप किसी तरीके से समझौता हो जाए और ये जो रिस्ट्रिक्शन वो लगा रहे हैं ना कि पाकिस्तान की गुड्स पे ड्यूटीज फ्री जो था वो आइटम हम खत्म कर रहे हैं, वो ना हो, वरना पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश हो जाएगा। और बाकी भी देखें, मैंने आपसे बात करने से पहले देखा है, ये जो है ना इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वो है ट्रीटी। उसमें भी कहा गया है कि रिलीजियस फिगर्स के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मैं तो कहता हूं अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप बड़े दिल से उसको इग्नोर करें, बजाय कि आप उनके लिए रिएक्ट करके अपनी पूरी सियासत उसकी बुनियाद पे बुलाना शुरू कर दें। हम ब्लास्फेमी नहीं करते, हम हिंदू गॉड्स के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, वो भी बुरी बात है, हिंदुओं को तो अच्छी नहीं लगती होगी। हाँ जी, हम अपने जो माइनर सेक्ट हैं उनको भी नहीं मानते कि इनका ईमान गलत है। एक ग्रुप को तो हमने गैर मुस्लिम भी करार दे दिया, तो वो फोबिया ही है ना कि लोग मिर्जा गुलाम अहमद के फॉलोवर ना हो जाए। ये एक फोबिया होता है, इररेशनल फियर, एग्जैजरेटेड फियर। तो हम तो फोबिया वर्सेस फोबिया के खुद विक्टिम है। हम क्यों दुनिया के अंदर इस चीज का, इस किस्म की मुहिम चला रहे हैं?
दुनिया मॉडर्न हो चुकी है, आजाद हो चुकी है, प्लूरलिस्ट हो चुकी है, जमहूरी हो चुकी है, शख्सी आजादियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, माइनॉरिटी राइट्स हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं। आप इसका हिस्सा बने, ये मैं समझता हूं आज का हमारा अप्रोच होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया इज कमिंग टू दैट, इन दैट डायरेक्शन। तो अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो फिर भी ठीक है, उनके कहने पे आप ये करना शुरू कर दें, लेकिन आप अपनी अकल इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूं अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप बड़े दिल से उसको इग्नोर करें, बजाय कि आप उनके लिए रिएक्ट करके अपनी पूरी सियासत उसकी बुनियाद पे बुलाना शुरू कर दें। हम ब्लास्फेमी नहीं करते, हम हिंदू गॉड्स के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, वो भी बुरी बात है, हिंदुओं को तो अच्छी नहीं लगती होगी। हाँ जी, हम अपने जो माइनर सेक्ट हैं उनको भी नहीं मानते कि इनका ईमान गलत है। एक ग्रुप को तो हमने गैर मुस्लिम भी करार दे दिया, तो वो फोबिया ही है ना कि आप आ, किसी रिलीजियस ग्रुप के खिलाफ या कुछ, यानी मेरे घर में आके कोई मुझे अटैक करे कि मैं मुसलमान हूं, तो वो एकदम उनके ऊपर केस चल जाएगा। लेकिन रिलीजियस फिगर्स पे जो डिस्कशन यहाँ पे जीसस पे होती है, मोजेस पे होती है, लोग कहते हैं कि जो हजरत मूसा तो एग्जिस्ट ही नहीं थे करते, ये तो एक मिथ है। और बाकी भी हर बात पे ये हो रही है कि जीसस की हिस्टोरिकल फिगर क्या थे क्या नहीं थे। पीपल आर फ्री टू डिस्कस दीज थिंग्स। तो वो चीजें वो इस्लाम के मुतल्लिक भी करेंगे। कुछ लोग बदतमीजी से करते हैं तो ये बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इतनी एक स्मॉल माइनॉरिटी है, उनकी तो शायद कोशिश ही है कि मुसलमानों को इश्तियाल दिलाया जाए। तो हम इश्तियाल में क्यों आए भाई? वाई शुड बी डू इट? समझ गए ना आप? बहुत हाँ अहम सवाल आपने उठाया डॉक्टर साहब। उम्मीद है देखने वाले पाकिस्तान के लोग आपकी बात को समझेंगे। एक उम्र गुजरी बुद्धियों को सुलझाते हुए, प्रकाश पाकिस्तान के लोगों की समझ में ये आए कि यूरोपियन और खास तौर पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की समझ में ये आए आपकी बात जो आपने बताया कि यूरोपियन यूनियन से जो उनकी करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ पेश हुई है उससे बचने का क्या तरीका है वो तफसील के साथ आपने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर बात होती है। थैंक यू। आदाब। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब, थैंक यू।